Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, एक चिंता की बात हमें इस बार देखने को मिल रही है। जो हमारी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, उसने ये बताया है कि इस बार हो सकता है कि जो हमारी बारिश हो वो बिलो नॉर्मल हो। यानी कि नॉर्मली हमारा जितना एक्सपेक्टेशन रहता है उसका रफली आप कह सकते हो कि 92% लॉन्ग पीरियड एवरेज का हमें इस बार देखने को मिलेगा। यानी कि आपकी जो बारिश होगी वो एवरेज से कम होने वाली है इस बार। और पिछली बार आईएमडी ने ये बताया था 11 साल पहले। अगर आप नोटिस करोगे ना 2015 के अंदर, तब आईएमडी ने ये प्रिडिक्ट किया था कि बारिश कम रहने वाली है। और उस साल जितना अनुमान था उससे और भी ज़्यादा कम रही थी। तो 2015 में तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा चिंता हो गई थी बारिश के रिगार्डिंग। इस बार भी हो सकता है कि ऐसा ही हो। इसका सर कारण क्या है? देखो, इसका कारण है आपका एल नीनो का डेवलप होना। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये एल नीनो क्या होता है। देखो, मुझे पता है आप सबने इसको पढ़ा होगा, पर कई बच्चों को समझ आया होगा, कई बच्चों को नहीं भी समझ आया होगा। थोड़ा सा फोकस करोगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहली बात, जब मैं बात करता हूँ ना एल नीनो की, तो आपको ध्यान देना है पैसिफिक ओशन के ऊपर। ठीक है, ये फिनोमेना कहाँ का है? ये पैसिफिक ओशन का फिनोमेना है। एल नीनो को समझने से पहले पहले हम नॉर्मल टाइम की बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है। देखो, होता ये दरअसल में ये है कि आपकी ना ट्रेड विंड्स बिलो करती हैं। कहाँ से? आपकी ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड की तरफ। ये आपका ईस्टर्न साइड हो गया इधर साउथ अमेरिका वाली साइड, और ऑस्ट्रेलिया वाली साइड ये आपकी वेस्टर्न साइड होगी। तो आपकी जो इक्वेटोरियल विंड्स हैं वो ऐसे यहाँ पे ट्रेड विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ठीक है। अब पॉइंट पता क्या है? जो गर्म पानी होता है, जो बेसिकली आपका वार्म वाटर होता है, वो इकट्ठा होता रहता है ऑस्ट्रेलिया के पास। क्यों? क्योंकि भाई ये जो इक्वेटोरियल विंड्स हैं ये क्या करेंगी? ये गर्म पानी को इसके पास इकट्ठा करती रहेंगी। तो इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया के पास ये वार्म वाटर इकोमुलेट होता रहता है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं यहाँ पर साउथ अमेरिका वाली साइड, यहाँ पर आपको ठंडा पानी या कोल्ड वाटर है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक जगह ध्यान रखनी है, दैट इज द पेरू। ठीक है, जो साउथ अमेरिका वाली साइड। अब क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है ना, तो यहाँ पर आपका अप वेलिंग कंडीशन बनती है। और अप वेलिंग की वजह से यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स के होने की वजह से बहुत अच्छा खासा आपको फिश कैच आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। व्हेन आई टॉक अबाउट द नॉर्मल कंडीशन, देखो ये है आपकी आम जिंदगी। ठीक है, आम जिंदगी में ऐसा होता है। ठीक है। बट जब मैं बात करता हूँ ना दोस्तों एल नीनो की, एल नीनो में कंडीशंस बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? देखो, मैंने आपको अभी बताया ना कि ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। बट जब हम दोस्तों एल नीनो में आ जाते हैं ना, इस केस में क्या होता है, ये जो आपकी विंड्स हैं ये कमजोर पड़ जाती हैं। या तो कमजोर पड़ जाती हैं या रिवर्स हो जाती हैं। अब क्या होगा? देखो, पहले जो गर्म पानी इधर की तरफ जा रहा था ऑस्ट्रेलिया वाली साइड, अब वो उधर नहीं जाएगा। उतनी तेजी से वार्म वाटर अब एशिया की तरफ पुश नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा? वार्म वाटर आपका साउथ अमेरिका वाली साइड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब उससे क्या होगा सर? उससे आपको जो ये वाली साइड है, जिसको हम ईस्टर्न पैसिफिक कह लो या आप साउथ अमेरिका वाली साइड कह लो, अब ये कंपैरेटिवली आपको वार्मर साइड देखने को मिल जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया वाली साइड आपको कंपैरेटिवली आपको कोल्डर आपको देखने को मिल जाती है। अब इस चक्कर में क्या होता है? इस वजह से यहाँ पर जो पेरू वगैरह के पास है, यहाँ पर अपवेलिंग नहीं होती। बारिश वगैरह जो होनी होती है वो साउथ अमेरिका वाली साइड ही हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया वाली साइड के ऊपर आपको यहाँ पे बारिश नहीं देखने को मिलती। ऑस्ट्रेलिया वाली साइड भी नहीं मिलती, और भारत वाली साइड भी अगर हम बात करें, वहां पर भी सूखा पड़ने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ये इश्यूज आते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एल नीनो की वजह से भारत के अंदर जो मानसून है वो कम हो जाते हैं, एंड आपकी जो ड्रॉट वाली कंडीशंस हैं वो यहाँ पर बढ़ जाती हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब आप लोग बोलोगे सर हमने ना एक ला नीना भी पढ़ा था, वो क्या होता है? देखो, ला नीना कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल ईयर का ही आपका एक एडवांस्ड वर्जन आप कह सकते हो। ये जो मैंने आपको बताया ना कि जो आपकी इक्वेटोरियल विंड्स हैं ये गर्म पानी इकट्ठा करती हैं ऑस्ट्रेलिया वाली साइड, ये ला नीना के अंदर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है ऑस्ट्रेलिया वाली साइड, और यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया में भी, और इनफैक्ट हम भारत की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये है, एल नीनो की जब हम बात करते हैं इसमें क्या होगा? ओशियन टेम्परेचर वार्मर देन नॉर्मल, ला नीना में कूलर देन नॉर्मल।
ट्रेड विंड्स एल नीनो के अंदर आपकी कमजोर हो जाती हैं, ला नीना में और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती हैं। भारतीय मानसून यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है एल नीनो में, पर ला नीना में स्ट्रांग हो जाता है। भारत में एल नीनो के समय आपकी हीट वेव्स होती हैं, सूखा पड़ता है, ड्रॉट आ जाते हैं, पर ला नीना में फ्लड या साइक्लोन की सिचुएशन यहाँ पे बन जाती हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि पेरू कोस्ट के ऊपर जो फिशरीज होती है ना, वो एल नीनो में कम हो जाती है। मैंने आपको बताया ना, जब एल नीनो होगा तो यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा होगा पेरू वाले कोस्ट के ऊपर, जिस वजह से अपवेलिंग नहीं हो पाएगी और यहाँ पर आपकी फिशेस कम हो जाएंगी। ला नीना के केस में क्या होगा, हमारी जो विंड्स है वो स्ट्रांग हो जाती हैं, अपवेलिंग ज्यादा होती है, तो उस केस में फिशरीज जो है यहाँ पे बढ़ जाती हैं। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो देखो एल नीनो के बारे में कोई क्वेश्चन आए, जैसे आपका एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है क्या, ये ओशन एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन है। कैसे? क्योंकि देखो जो आपका विंड्स हैं, ठीक है, वो मूव करती हैं, उसके हिसाब से आपका ओशन टेम्परेचर इंपैक्ट होता है, एंड उस हिसाब से आपके अलग अलग फेजेस होते हैं, और इसी तरह से आपको नोटिस करने को मिलेगा। तो अभी ये बता रहे हैं कि देखो अभी एल नीनो की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, एंड इस तरह से इसका इम्पैक्ट भारतीय मानसून के ऊपर आ सकता है। जैसे अगर हम बात करें ना, तो 2002 में भारत में सूखा पड़ा था, उसके पीछे एल नीनो बहुत बड़ा कारण था। ऐसे ही ला नीना आया था 1988 का, मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, ठीक है। तो ऐसे आपको नोटिस करने को मिलता है कि सारे इम्पैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल सारे दिए हुए हैं। आई होप आपको एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, और एनसो क्या है, नॉर्मल ईयर क्या होता है, ये सारी बातें आपको आई होप समझ आई होंगी। दोस्तों डेट है आज की 14 अप्रैल 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। देखो एक तो हमने टॉपिक पढ़ लिया एल नीनो का, राइट, ज्योग्राफी का था। अब आगे जो टॉपिक्स हैं, हमने कई सारे टॉपिक्स आज थोड़े हिस्ट्री के साथ लिंक्ड हैं, या आप कह सकते हो आर्ट एंड कल्चर के साथ। क्यों, मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ऐसा लिंक्ड है, बट आप अंडरस्टैंड करोगे। देखो पहली चीज तो यही है कि हमने सेलिब्रेट किया, अलग अलग फेस्टिवल देश के अंदर सेलिब्रेट हो रहे हैं, वैसाखी, विशु, बिशप, बहाग बिहू, पोयला बिशाख, ये सारे फेस्टिवल्स आज के टाइम के ऊपर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे अगर दोस्तों हम बात करें ना विशाखी की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है, और मेजरली आपकी जो सिख कम्युनिटी है वो यहाँ पे सेलिब्रेट करती है। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट सब लोग करते हैं इसको, नो डाउट अबाउट इट, पर जो इसकी प्राइमरी स्टार्टिंग है ना, वो आपको देखने को मिलेगी जब हमारे जो 10th गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने 1699 के अंदर खालसा पंथ की जो साधना करी थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये हमारी स्टार्टिंग होती है। प्लस एट द सेम टाइम देखो अप्रैल के महीने के ऊपर हमारी जो फसल होती है वो पक जाती है, तो हमारे जो किसान होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं कि यार अब फसलों की कटाई करने का जो वक्त है वो आ चुका है। तो इस टाइम के ऊपर लोग गुरुद्वारे विजिट करते हैं, नगर कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा जो पंजाबी गिद्दा है, ठीक है, पंजाबी भंगड़ा है, उसको यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको विशु फेस्टिवल के बारे में पता होगा। दोस्तों जो विशु फेस्टिवल है ये आपका हिंदू फेस्टिवल है जो कि केरला में मनाया जाता है, एंड इस दिन के ऊपर विष्णु जी की और उनकी जो इनकारनेशन है कृष्ण जी की, उनकी यहाँ पे पूजा होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें पहला बिशाख, ठीक है, जिसको बिशप भी बोलते हैं, तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे ये बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है। बेसिकली नव वर्ष भी है इसको हम बोलते हैं, या शुभ नव वर्ष भी बोलते हैं। एंड इस दिन जो आपकी जो फिश होती है वो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खाते हैं, एंड वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। सिमिलरली बिहू की बात करें या बाहक बिहू की बात करें तो असम का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, एंड असम में 3 अलग अलग प्रकार के बिहू होते हैं। एक होता है बोहाग बिहू जो अप्रैल में होता है, जिसको हम रोंगोली भी बोलते हैं। एक होता है कोंगोली या फिर काटी बिहू, ये आपका अक्टूबर नवंबर में होता है। एक भोगाली या फिर माघ बिहू होता है जनवरी के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बोहग बिहू की, ठीक है, तो असमीज न्यू ईयर की यहाँ पे स्टार्टिंग आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर हम बात करें पुथांडु, ये तो आपका तमिलनाडु का न्यू ईयर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो इस दिन लोग सेलिब्रेशंस करते हैं, एंड एट द सेम टाइम फ्लोर डिजाइन्स बनाते हैं। कोलम आपने सुना होगा, कोलम बेसिकली अपने घरों के बाहर अलग अलग लाइन से, अलग अलग डॉट से, अलग अलग कर्व से एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो हम फॉर्म करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कोलम। तो वो सब बनाया जाता है, मैंगो की एक स्पेशल डिश बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इस अप्रैल के मंथ के अंदर। तो देखो देश हमारा एक है, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर हमें देखने को मिलता है, थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ अलग अलग फेस्टिवल्स हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रिगार्डिंग 136th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर जी। दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर की आज बर्थ एनिवर्सरी है। 14 अप्रैल को हम हर साल बाबा साहब अंबेडकर की जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और एक हमारे दिमाग में आता है कि यार हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने किस तरह से हमारे संविधान को बनाया, कितना अच्छा संविधान उन्होंने बनाया कि आने वाले टाइम्स की नीड्स को भी यहाँ पे हम उसको कैटर किया है। तो थोड़ा सा बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जानते हैं। वेरी श्योर आप सबको पता होगा, बट कुछ फैक्चुअल चीज़ें हमें और भी यहाँ पे पढ़नी है।
देखो बाबा साहब जी का जो जन्म था वो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में हुआ था 1891 के अंदर, और ये महार कम्युनिटी को यहाँ पे बिलोंग करते थे। अब इन्होंने मेजर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा वो था दलित कम्युनिटी के लिए। इन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए हकों के लिए लड़े, जिनको पहले अनटचेबल्स यहाँ पे बोला जाता था। इसके साथ ही साथ हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा एक संविधान जो है वो यहाँ पे लिखा। एंड इनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। आज़ादी के बाद पहले लॉ मिनिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर बने। बाद में हिंदू कोड बिल के ऊपर यहाँ पे ये उतना अग्री नहीं कर पा रहे थे, एंड इस वजह से यहाँ पे इन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया था। इनकी डेथ दोस्तों जब हुई ना, उस डेथ से कुछ टाइम पहले ही इन्होंने बुद्धिज्म को यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट किया, एंड उस साल ही उन्होंने यहाँ पे अपनी आखिरी जो बुक थी या राइटिंग थी, बुद्धा एंड हिज धर्मा, वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखी। तो इनके अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, एक तो मैंने बात कर दी कि दलित के लिए इन्होंने यहाँ पे बात करी, जो रिजर्वेशन थी दलित के लिए उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। बाकी हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए राइट्स देखने को मिलते हैं। ये सारे इनके ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। आर्टिकल 32 क्या होता है? आर्टिकल 32 होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के कॉन्टेक्स्ट में। इसको यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का जो एक आत्मा होती है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो यहाँ पे इन्होंने बोला। सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसा ये मानते थे। इनका ऐसा मानना था ना कि जो कास्ट है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो लोकली काफी स्ट्रांग होती है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, वो था विलेजेस के कंट्रीब्यूशन को लेके। गांधी जी देखो मानते थे कि गांव जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, हमें गांव की इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहिए। बट बाबा साहब जी की बात करें ना, तो गांव के वो काफी विरुद्ध थे। क्यों? उनका ऐसा मानना था कि देखो गांव के अंदर ना जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। गांव के अंदर ही लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है कास्ट के बेसिस के ऊपर। तो इनका ऐसा मानना था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी तो उस केस में ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि लोकली बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, ये उतना नहीं हो पाएगा, ऐसा इनका यहाँ पे मानना था। बाकी इनका ऐसा मानना था कि हर व्यक्ति के पास एक वोट होनी चाहिए, पर ये अपने आप में काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हर व्यक्ति के पास एक वोट है और मेजोरिटी एक साइड वोट करे, तो कभी माइनॉरिटी की सुनी ही नहीं जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि देखो वन मैन वन वोट इज गुड, बट इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटीज का ध्यान ना रखा जाए। माइनॉरिटीज के पास भी पावर के अंदर एक गारंटेड शेयर होना ही होना चाहिए, ताकि मेजोरिटी वाले ऐसा ना करें कि अपनी मनमानी हर जगह चलाते रहें। प्लस एट द सेम टाइम इनकी जो फोकस था वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर रहा, जो कि हम आज के टाइम भारत में फॉलो भी करते हैं। और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स भी यहाँ पे रन करी, जैसे आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसको हम लोग आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो 1923 के अंदर अम्बेडकर जी ने यहाँ पे स्टार्ट किया, ताकि जो कम्युनिटीज हैं जो थोड़ी पीछे रह गई हैं, उनके अंदर एजुकेशन को हम यहाँ पे प्रमोट कर पाएं एंड उनके स्टेटस को इम्प्रूव करें। फिर 1927 में अम्बेडकर जी ने महाड मार्च जो था उसको 14 टैंक यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। एंड इसका पॉइंट यही था कि देखो बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनको अनटचेबल बोला जाता था उस टाइम के ऊपर, उनको ना पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कि फॉर एग्जांपल कि मान लो एक टैंक है, तो उस टैंक से सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग पानी पी सकते हैं, सब लोग नहीं पी सकते। तो इन लोगों को मतलब मना किया जाता कि आप पानी नहीं पियोगे उससे। तो इन्होंने यहाँ पे इसके अगेंस्ट एक सत्याग्रह, एक मार्च जो है यहाँ पे स्टार्ट किया, जिसको महाड सत्याग्रह या फिर आप चौदह तले सत्याग्रह के नाम से भी आप जानते हो। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ? महाराष्ट्र के अंदर। एंड इसके माध्यम से इन्होंने जो अननेसेसरी का जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ना, उसको यहाँ पे इन्होंने खत्म करने की यहाँ पे कोशिश करी। तो इसीलिए 20 मार्च को हम हर साल सोशल एम्पावरमेंट डे के तौर के ऊपर भी सेलिब्रेट करते हैं। फिर महाराष्ट्र के अंदर एक और बहुत ही फेमस टेम्पल है, कालाराम टेम्पल। ठीक है, यहाँ जो भगवान राम की जो मूर्ति है वो यहाँ पे आपको काली मतलब ब्लैक कलर के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो वहां पर भी उस टेम्पल के अंदर लोअर कास्ट के लोगों को एंट्री अलाउड नहीं थी। वहाँ पे टेम्पल वॉल्स को यहाँ पे इस्तेमाल, टेम्पल वेल्स जो थे उनको इस्तेमाल करने की यहाँ पे उसको रोका जाता था। तो अम्बेडकर जी ने यहाँ पे 1930 में यहाँ पर टेम्पल एंट्री मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट करी, एंड इस बेसिस के ऊपर ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसको भी यहाँ पे रोकने की कोशिश करी। तो नासिक जो था ना महाराष्ट्र में, वहाँ पे डेफिनेटली इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया ह्यूमन राइट्स को और आगे लेके जाने के लिए। इसके साथ ही साथ जो 3 गोलमेल कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें भी यहाँ पे इन्होंने तीनों के तीनों में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था 1930 से 32 के बीच में, जो लंदन में हुई थी, जहाँ पर उन्होंने अनटचेबल्स की आवाज को उठाने की कोशिश करी। सिमिलरली देखो गांधी जी के साथ ना पूना पैक्ट, ये बहुत ही फेमस है, यूपीएससी में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन भी आ चुका है। अब हुआ पता क्या था कि जो रामसे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड यहाँ पे डिक्लेयर किया था। वो डिप्रेस्ड क्लासेस के फेवर में था।
पर गांधी जी ने यहाँ पे बोला कि नहीं, इससे पता क्या होगा, हमारी जो भारत की सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड है, इस कम्युनल अवार्ड से और फर्दर डिवाइड हो जाएगी। तो अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्ट्रेट के फेवर में थे, पर गांधी जी नहीं थे। तो गांधी जी ने इसके बाद क्या किया, जो पुणे में यरवड़ा जेल आपको देखने को मिलती है, वहां पर गांधी जी ने जो अपना आमरण अनशन है वहां पे स्टार्ट कर दिया। फिर अंबेडकर जी गए उनको मनाने, एंड वहां पर उन दोनों के बीच में हुआ पूना फैक्ट। इस पूना फैक्ट से जो सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड थी, इसको तो हटा दिया गया, बट ऑन द अदर हैंड जो डिप्रेस क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन थी, उसको यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई। फिर 1936 के अंदर अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑर्गेनाइज करी। उन्होंने इनफैक्ट आपकी बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक सीट भी जीती। इस टाइम के ऊपर उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए अपनी आवाज उठाई। ठीक है, 1939 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो अंबेडकर जी ने लोगों को बोला कि आप आर्मी को ज्वाइन करिए, और ये जो आपकी जर्मनी नाजिज्म जो आपको देखने को मिलता है, उसको आप खत्म करने के अगेंस्ट यहाँ पे काम करिए। एंड इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट भी थे, एंड इन्होंने भारत देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसको एस्टेब्लिश करने के अंदर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया। तो डेफिनेटली जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको हम बिल्कुल कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि इनका रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है हमारे देश की फॉर्मेशन के अंदर भी, और हमारे देश के अंदर अलग अलग राइट्स लेकर आने में भी। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग ब्लू बुक प्रोटोकॉल। देखो अभी ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में यूएस ईरान के बीच में बातचीत स्टार्ट हुई, तो उस समय के ऊपर वहां पर ना ब्लू बुक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यहाँ पे एक्टिवेट किया गया। अब देखो पॉइंट ये है ना कि पाकिस्तान में क्या है ब्लू बुक प्रोटोकॉल, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया में क्या है ब्लू बुक प्रोटोकॉल, इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना होगा। देखो पहली बात तो आप ये समझो, ये ब्लू बुक प्रोटोकॉल ना, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हमें नहीं पता इसके अंदर एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, पर एक आइडिया जरूर है कि इसका पर्पस क्या होता है। देखो होता पता क्या है, जैसे भारत में जो वीआईपीज है, जैसे खासकर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी, इनके अलावा इनफैक्ट कहते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जी के बारे में भी, तो उनके रिगार्डिंग जो भी सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उनके बारे में प्रॉपर जो जानकारी है वो यहाँ पे ब्लू बुक के अंदर गिवन है। अब ये पब्लिक क्यों नहीं है? पब्लिक इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यार, अगर हमने अपने यही बता दिया हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या है, तो कोई उसमें यहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश कर सकता है, तो इसलिए पब्लिकली आपको नहीं देखने को मिलती। तो ब्लू बुक में होता क्या है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ब्लू बुक के अंदर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होता है कि किस तरह से अलग अलग लेयर की सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन होगी। क्योंकि देखो किसी स्टेट में जाना है प्राइम मिनिस्टर को, किसी अलग जगह पे जाना है, ठीक है ना, तो उस केस में यहाँ पे वहाँ की लोकल पुलिस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, हमारी और एजेंसीज भी है वो भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना होता है। तो वो सारी चीज़ें ब्लू बुक में यहाँ पे मेंशन होती हैं। तो ये जो ब्लू बुक होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, ये इसको तैयार करता है, इसको periodically अपडेट करता रहता है। अब जैसे ना अभी ना पिछले महीने की बात है, तब भी थोड़ा दिक्कत आई। पता क्या दिक्कत आई? हमारी जो राष्ट्रपति थी वो वेस्ट बंगाल गई थी, ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल में जब गई, तो ऐसा माना जाता है कि मतलब इस ब्लू बुक के हिसाब से ही, कि अगर मान लो ये विजिट कर रहे हैं ना, जैसे मान लो प्रेसिडेंट विजिट कर रहे हैं, तो उनको या तो गवर्नर या चीफ मिनिस्टर, मतलब दोनों अगर हो पाए, तो उस केस में उनको रिसीव करेंगे। एंड अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो उनके बिहाफ के ऊपर कोई डेजिग्नेटेड मिनिस्टर होना चाहिए। अब जब हमारी राष्ट्रपति गई वहां पे वेस्ट बंगाल में, तो ममता दीदी वहां पहुंची नहीं उनको रिसीव करने के लिए। तो थोड़ा सा उस टाइम के ऊपर भी ये ब्लू बुक की बात हुई कि ममता दीदी इस तरह से फॉलो नहीं करती हैं ब्लू बुक को, राइट। तो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, पर आप इस बात को समझो कि ब्लू बुक का मतलब क्या होता है। तो इससे पता लगता है कि कौन किसको यहाँ पे रिसीव करेगा, कौन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके जो कंसर्न सेक्रेटरीज होते हैं ना, वो पहले से प्री अप्रूव करके रखते हैं कि कौन कौन यहाँ पे मिलेगा, कैसे कैसे उनको यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पर वो रहेंगे, कहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, रूट का क्या होगा, क्राउड को कैसे मैनेज किया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में। और अगर हम संविधान के बारे में बात करें, तो संविधान में आप जानते हो कि सबसे टॉप के ऊपर आपके प्रेसिडेंट है, रैंक 1 पे, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर। तो उसी हिसाब से यहाँ पे प्रेसिडेंस भी यहाँ पे होता है, राइट। तो इससे इंश्योर ये होता है कि यूनिफॉर्म रहे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, स्टेट्स और सेंटर आपस में मिलकर काम कर पाए इन सिक्योरिटी चीज़ों के रिगार्डिंग, और इस तरह का कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। दैट इज द एंटायर फोकस ऑफ द ब्लू बुक प्रोटोकॉल। बहुत सारे आपके जो डिग्निटीज होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग भी आपको प्रोटोकॉल देखने को मिल जाएगा। मेजरली देखो आपको इसमें प्रधानमंत्री जी के बारे में मिलेगा, पर इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और इनफैक्ट आपके जो और डिग्निटरीज होते हैं, उनके बारे में भी आपको प्रोटोकॉल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, पर मेन इज रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट चलेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज रिगार्डिंग जलियांवाला बाग मैसेकर। देखो जलियांवाला बाग के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, एंड बहुत ही एक ऐसा पल है हमारी हिस्ट्री के अंदर कि जिसको हम जितनी बार सुनते हैं तो बहुत आंखें भर आती हैं उस चीज़ को सुन के। एंड अगर मैं बात करूं तो देखो कल 13 अप्रैल थी,
और 13 अप्रैल 1919 को आप सबको पता होगा कि एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से आपको बता देता हूँ कि 1918 के एंड की बात है कि उस टाइम के ऊपर यहाँ पर ना एक एक्ट को अप्रूवल दिया गया जो आगे 1919 में स्टार्ट हुआ, दैट वाज रॉलेट एक्ट। इसका ऑफिशियल नाम क्या था? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने यहाँ पे अप्रूव किया एंड इससे ना मतलब देश भर के अंदर बहुत ज्यादा इसका विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट बात करता था नो अपील, नो वकील, नो दलील। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ शक के बिहाफ के ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं आप कर सकते, कोई आप यहाँ पे अपने एडवोकेट को नहीं रख सकते, कुछ नहीं, आपकी कोई बात ही नहीं सुनेगा। देखो, सिर्फ शक के बेसिस के ऊपर गिरफ्तार कर लेंगे। ये अपने आप में बहुत ही खराब एक एक्ट था। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में जो सत्याग्रह प्रेस थी वो यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने लीड करी फरवरी 24 1919 को अहमदाबाद के अंदर, किस तरह के जो स्पेसिफिक रेगुलेशन को हम यहाँ पे डिसोबे करेंगे। फिर 6 अप्रैल को देश भर के अंदर एक स्ट्राइक यहाँ पे अनाउंस करी गई। इनफैक्ट गांधी जी ने यहाँ पे अमृतसर जाने की कोशिश करी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पे बॉम्बे वापस भेज दिया। अब इस टाइम के ऊपर पता क्या होता है कि पंजाबी सत्याग्रह के दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। इनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। अब इससे जो लोकल लोग होते हैं वो और ज्यादा यहाँ पे निराश हो जाते हैं कि भाई हमारे लीडर्स को आप कैसे अरेस्ट कर पा रहे हो। अब इस केस में ना क्या होता है कि उस टाइम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो होते हैं सर माइकल ओ डायर। ये था लेफ्टिनेंट गवर्नर, पर एक था ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर था जनरल डायर। अब प्लीज सुनना मेरी बात को, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं माइकल ओ डायर और ब्रिगेडियर जनरल डायर के बीच में। हुआ पता क्या, 13 अप्रैल को जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ लोग बैसाखी मनाने इकट्ठा हुए थे, कुछ लोग यहाँ पे ये जो हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था उसके अगेंस्ट इकट्ठा हुए थे। उस टाइम वहां पर उस साइट पे जाता है जनरल डायर, और जनरल डायर वो था जिसने यहाँ पर निहत्थे लोगों के ऊपर यहाँ पे गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। बहुत सारे लोग थे, कोई बच्चे, मतलब महिलाएं, बिल्कुल मतलब किसी के पास कोई हथियार नहीं था। उसके सामने यहाँ पे जो गेट था, जनरल डायर वहां पे खड़ा हो गया और उसने अपने लोगों को बोला कि भाई तब तक गोलियां चलाते रहो जब तक हर बंदा मर ना जाए। बिना कोई वार्निंग के ये बात हुई। बहुत ही दुखद घटना थी। इनफैक्ट अगर हम बात करें हमारे जो अलग अलग लीडर्स थे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने यहाँ पे अपने नाइटहुड को यहाँ पे वापस दे दिया क्योंकि उनको ये जलियांवाला बाग मैसेकर से बहुत ज़्यादा आहत हुए थे। गांधी जी की बात करें तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जलियांवाला बाग अपनी यंग इंडिया के अंदर, उसमें उन्होंने बात करी कि इट इज़ द ट्रेजिडी ऑफ फर्स्ट क्लास नेशनल इंपॉर्टेंस। साथ ही साथ जो केसरी हिंद का उनको यहाँ पे दर्जा मिला हुआ था, उनको टाइटल मिला हुआ था, उसको भी यहाँ पे उन्होंने वापस कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसको यहाँ पे मॉन्स्टर्स क्राइम बोला इनोसेंट सिविलियंस के अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें हुई। बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक हंटर कमीशन यहाँ पे, या जिसको हम लोग डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पे सेटअप किया ताकि इन्वेस्टिगेशन करी जाए इस चीज के रिगार्डिंग। अब देखो, हंटर कमीशन भी ना, देखो ऐसा कह सकते हो कि उसने कुछ खास तो किया नहीं। हंटर कमीशन ने भी मतलब ये बोला कि जनरल डायर ने जो किया वो ज्यादा किया, अनजस्टिफाइड था, पर उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, कोई पनिशमेंट, कोई सिवियर पनिशमेंट नहीं दी गई। तो भारतीय इससे बड़े नाराज हुए कि आप बोल तो रहे हो कि हाँ उसने गलत किया, पर कोई खास पनिशमेंट तो आप दे नहीं रहे हो उस चीज के रिगार्डिंग। तो भारतीयों के दिल में जो था ना कि वो एक जो आग थी वो जलती रही कि यार भारत के लोगों को ऐसे बिना किसी चीज की वजह से मार दिया गया। तो बहुत ही एक दुखद घटना थी। एंड आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो यहाँ पे इस चीज से कोशिश करी उन्होंने कि इस चीज का बदला लिया जाए ब्रिटिशर्स से। एंड डेफिनेटली हमने फिर 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स को देश से बाहर हमने निकाल दिया एंड हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया। पर फिर भी ये जो इस जलियांवाला बाग घटना की हमारे जो दुख है वो देश के लोगों के अंदर हमेशा हमेशा यहाँ पे रहेगा। तो ये बात थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। एंड ऐसा बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर मैसेकर के अंदर लगभग 379 इंडिविजुअल्स की यहाँ पे डेथ हुई एंड 1500 लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए। इनफैक्ट ना दोस्तों, अगर आप कभी आपको मौका मिले, वैसे तो देखो आप लोग अमृतसर भी गए होंगे, जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे उसको आपने देखा होगा, बट और भी अलग अलग एरियाज में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रिसेंटली जो लाल किला है वहाँ गया था, तो रेड फोर्ट में भी ना बहुत एक जलियांवाला बाग के जो हमारे जो लोग थे उनके लिए भी यहाँ पे एक मेमोरी, एक म्यूजियम यहाँ पे क्रिएट किया गया है, बहुत ही शानदार उसको बनाया गया है। उसमें भी हर एक पर्सन जिसने अपनी जान गंवाई इस पर्टिकुलर मैसेकर के अंदर, उनके यहाँ पे नाम मेंशन है और बहुत ही वो भावुक पल आपको देखने को मिलेगा। अगर कभी आपको रेड फोर्ट जाने का मौका मिलता है तो आप जरूर जाइएगा उस पर्टिकुलर म्यूजियम में।
तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब आपके सामने कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड साथ साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था उसकी अगर मैं बात करूँ, एक था बॉक्साइट के कॉन्टेक्स्ट में। बॉक्साइट की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आपके गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना इन सब एरिया में पाया जाता है। सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की बात करें, देखो ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको जो रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, पर इसको हमारे होम मिनिस्टर नहीं बल्कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो यहाँ पे चेयर करती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। I4C की बात करें, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनिशिएटिव है, दैट इज अ करेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें, टेम्परेचर कंट्रोल्ड नैनो मटीरियल्स, तो यस ये 1 से 100 नैनोमीटर के होते हैं और यहाँ पर थर्मल वेरिएशन मतलब टेम्परेचर चेंज करने से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाती हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।